Hello friends, I am Harsh and I am here to discuss real numbers. रियल नंबर्स नंबर्स को हम लोग क्लास 7th, 8th, 9th, 10th पिछले 4 सालों में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। और नंबर्स में हम लोग पिछले क्लास मतलब 9th क्लास में भी हम लोग रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं और अब 10th में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। रियल नंबर्स में पहले नंबर्स को देखें तो नंबर्स बहुत तरह के होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग पहले से जानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इतने नेचुरल नंबर है। और होल नंबर में नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बस उसमें मतलब होल नंबर में 0 आने के बाद वो पूरा हो गया। नंबर सिस्टम जो था वो पहले अधूरा था जब बस नेचुरल नंबर था। और होल नंबर मतलब 0 आने के बाद वो पूरा हो गया, इसलिए उसको होल नंबर बोला जाता है। और इवन नंबर ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स में ऐसा नंबर जिसका सिर्फ एक वो खुद और एक वो नंबर मतलब 2 फैक्टर, 1 और वो खुद 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर में ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जैसे 4, 8 एक्सेट्रा। रेशनल नंबर अब यहां से मैं डिफाइन करके बता देता हूं। रेशनल नंबर any numbers which is in the form of p by q and q is not equal to 0 is known as rational number. रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो और जिसमें p और q दोनों को प्राइम्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर any number which is non terminating or non repeating is known as irrational number. तो ऐसा नंबर जो मतलब पूरी तरह से कटे नहीं और उसका जो क्वोशिएंट होगा वो बार बार रिपीट करे। जैसे अगर हमारा क्वोशिएंट आया है 2, उसका 0.5252, तो ये मतलब फिर देखने पे पता चल गया कि ये 5252 बार बार आ रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। पर अगर कुछ इस प्रकार से आया 2.5 है और इसके बाद कोई भी नंबर जैसे 1, 2, 5, 8, 7
328 ऐसा नंबर आ रहा है जिसे लिखने का कोई पैटर्न नहीं हो कि हाँ इसके बाद हमें पता चल जाए कि हाँ यही नंबर आएगा। जैसे इसमें था 2.5252, इसके बाद हमको पता चल रहा था कि हाँ नेक्स्ट बार भी 5 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा। पर इसको देख के हम लोग को ये पता नहीं चल पा रहा है कि नेक्स्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा। इसलिए ऐसा नंबर जिसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आए उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, और जिसका क्वेश्चन इस तरह आए उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग के चैप्टर में सबसे पहले दिया हुआ है लेमा। लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है दूसरे ऐसे स्टेटमेंट को जो प्रूव्ड नहीं है उसे प्रूव करने के लिए। और हमें पढ़ना है इक्विलिप्स डिवीजन लेमा। इसका डिफिनीशन होता है for the given two positive integers a and b, there exists a unique whole number q and r such that a is equal to b plus q, b into q plus r, where r is equal to or greater than 0 और r is smaller than b। और यहाँ पे a b q r क्या क्या है? तो a है हमारा डिविडेंड, b is divisor, q is the quotient and r is the remainder। तो अब हम लोग अगर देखें तो a के जगह हम लोग डिविडेंड पुट करते हैं। इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये चीज हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासों में भी। तो बस इसी बात को हम लोग को दिया गया है कुछ ए बी सी डी के फॉर्म में, मतलब इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर दिखाया गया है। अब हम लोग देखेंगे इक्विलिप्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें पहले देखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम उसे कहते हैं मतलब कोई भी एक वेल डिफाइंड सीरीज में अगर हम लोग कोई चीज को करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि एल्गोरिथम में कर रहे हैं। और एल्गोरिथम इसलिए मतलब इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करना है कि मतलब एक वेल प्लान्ड मेथड से इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, और उसी को हम लोग कहेंगे इक्विलिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का डिफिनीशन है
हम लोग को दो पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है a और b, और उसी का HCF निकालना कोई मतलब एक टेक्निक से उसका HCF हम लोग निकालेंगे, और वही उसी टेक्निक को हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, जहाँ पर मतलब a जो हो वो b से बड़ा रहना चाहिए। यहीं पर हमारे इंट्रोडक्शन समाप्त होता है इस चैप्टर का। अब हम लोग मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं मुस्कान और आज मैं रियल नंबर्स के पहले एक्सरसाइज का कुछ मैथ सॉल्व करने वाली हूँ। इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है उसमें हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम कहते हैं कि हमें पहले से ही कोई सीक्वेंस दिया हुआ है कि कैसे सॉल्व होता है। उसी मेथड से हमें दूसरे भी वो मैथ्स को सॉल्व करना। और डिवीजन मतलब डिवाइड, और इक्विलिब्रियम वो है जो ये जो इक्विलिब्रियम डिवीजन मेथड को बताया। तो पहला जो सवाल था 135, इसे HCF से सॉल्व करना है। तो पहले हम जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे और फिर उसके बाद उसी से HCF निकालेंगे। इस एक्सरसाइज का जो सेकंड सवाल है वो है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस सवाल में हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में होता है या नहीं, और वहां पर जो q है वो एक इंटीजर है। तो सबसे पहले हम जो a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और b को 6। अब ये जो b को 6 और a को पॉजिटिव इंटीजर मान रहा है वो कहाँ से, y एल्गोरिदम से। वो जो इक्विलिब्रियम एल्गोरिदम है वो है a = bq + r। अब हम b को 6 माने हैं, तो यहाँ पे हम वेयर और जहाँ पे ये जो r होगा वो 0 के बराबर होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा, और ये जो r होगा वो b से हमेशा छोटा ही होगा। अब जैसे एक डिवाइड है तो अब ये जो b है वो हमेशा इससे तो छोटा ही इससे बड़ा ही होता है, तो वही रिमाइंडर से हमेशा b बड़ा होता है। तो अब अगर रिमाइंडर से बड़ा है तो 6q + r, तो r के आने के चांसेस क्या हो सकते हैं, r आ सकता है या तो फिर 0 या 1, 2, 3, 4, 5। अब r अगर 0 आएगा तो 6q, और r की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो 6q आ जाएगा, और r अगर 1 आएगा तो 6q + 1 और ये 1 हो जाएगा ऑड नंबर। अब r अगर 2 रखेंगे तो ये इवन, 6q + 3 तो ये ऑड, 6q + 4 इवन, और 6q + 5 ये हो जाएगा ऑड।
अब ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पे 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 आ रहा है, तो हेंस हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर in the form of q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये वाला सवाल यहीं पे खत्म होता है। चल अब नेक्स्ट सवाल है। अब जो ये नेक्स्ट सवाल है वो भी बिल्कुल मतलब जैसे पिछला सवाल था वो भी उसी तरह से है, बस ये थोड़ा सा ही अलग है। तो इस सवाल में है कि यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form of 3m or 3m + 1 for some integer m। अब इसमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के मतलब को यूज करते हुए हमें पता करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m + 1 के फॉर्म में आ सकता है या नहीं, और उसमें जो m होगा वो एक इंटीजर होगा। तो लेट a be an positive integer b is equal to 3। अब सबसे पहले हम a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और b को 3, और ये b को 3 मान रहा है क्योंकि बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा तो वो होता है a = bq + r। तो अब हम b की जगह पे 3q + r लिख देते हैं। तब अब जो r होगा या तो r जो होगा वो b से कम आएगा, तो r का पॉसिबिलिटी है आने का 0, r1 आ सकता है और r2 आ सकता है। तो अब r की जगह 0 रख देते हैं, 3q + 0, तो 3q आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9q²। अब इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q आ जाएगा बाहर। तो q की जगह हम m लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद भी कोई इंटीजर ही आएगा, तो 3m हो जाएगा। अब हम q के r के जगह पे 1 रखेंगे, तो 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², तो 9q² + 6q + 1। अब हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3q² + 2q और 1 को बाहर ही रखेंगे, तो इसके जगह पर अगर हम m लिख देंगे तो ये इसके फॉर्म में आ गया। अब हम r के जगह पे 2 रखेंगे, तो 3q + 2, तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो 3a² + 2ab + b²। अब 9q²
12q प्लस 4। अब हम इसमें कॉमन लेंगे 3, तो अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 को कैसे लिखेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q। अब हम इसमें अगर 1 लिख देंगे और इसमें 1 बाहर निकाल देंगे तो 3 1 जा 3 और प्लस 1 4 तो आ गया, तो इसके जगह हम m लिख देते हैं प्लस 1। अब ये इसके फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वेयर m इज इंटीजर। तो यहाँ पे प्रूव हो गया है कि हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m और 3m plus 1। यहीं पर ये जो पहला एक्सरसाइज होता है वो खत्म होता है, यहीं पर ये एक्सरसाइज खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रेया और आज मैं आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ हमारे चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। लेकिन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले हम एक थ्योरम जान लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. अब हम इसे समझते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर एज अ प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? उसको फैक्टराइज करके। हम देखते हैं, जैसे हम कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे 4 पहला कंपोजिट नंबर है, 4 ही हम लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज करें तो ये 2 into 2 के फॉर्म में लिखाएगा। अब 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल जैसे हम 6 ले लेते हैं। 6 एक कंपोजिट नंबर है। अब इसका हम अगर फैक्टराइज करें तो 2 into 3, 2 into 3। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हुआ ना कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसा? कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर फैक्टराइज किया जा सकता है प्राइम नंबर के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा किसी भी कंपोजिट नंबर का, वो अपने आप में यूनिक होगा। मतलब वैसा फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का नहीं हो सकता। जैसे मान लेते ये 6 का हमने फैक्टराइज किया, तो 2 into 3। अब 2 into 3 किसी और का फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हर एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम इसे 2 into 3 लिखें या 3 into 2 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे 2 into 3 भी लिख सकते हैं, 3 into 2 भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है। ये हमारा जो डिफिनीशन है इसमें बताया गया है। अब ये हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज 1.2 के हम कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस तो नहीं, हर एक क्वेश्चन का मतलब एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहले नंबर में दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो पहला हम लेते हैं, पहला 140। अब इसे हम कैसे फॉर्म में लाना है? इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लाना है। इसका फैक्टराइजेशन करके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से, तो 2 से लगाएंगे 71 में, फिर 2 से लगाएंगे 55, फिर अभी 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, अभी सीधे लगेगा 5 से। 5 into 7 तो 7। हम इसे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में हमारे पास 1 नहीं आ जाता। तो अब ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ चुका है। 2 भी एक प्राइम फैक्टर है,
2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो अब ये जो 140 है अब ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब एक और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। इसे भी हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लाना है। तो ये सीधे किससे डिवाइड होगा, ये 5 से होगा। तो 1 0 0 1। अब किससे होगा, 1 से नहीं, 2 से भी नहीं, 3 4 5 7 से करके देखते हैं। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से हम लगाएंगे 143। अब ये होगा 11 से, 11 इंटू 11 और 33, 11 इंटू 13। फिर से 13 से लगाएंगे। अभी लास्ट में 1 आ गया। मैंने बताया था कि जब हम इसे तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमारे पास 1 नहीं आ जाता। तब ये हमारा इस 5005 का प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गया है। इसे हम लिख सकते हैं 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक नंबर प्राइम नंबर है। दूसरे क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे में दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो दोनों नंबर हमें दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट आपस में इक्वल होंगे। पहले हम इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब हमने इन दोनों नंबर की फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमें पता करना है इनके एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम इसका जो दोनों कॉमन होता है उसे दोनों नंबर में जो कॉमन होता है उसे हम एक बार लिख लेते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एचसीएफ के लिए क्या होता है, एचसीएफ के लिए जो नंबर दोनों में कॉमन होता है उसे हम एचसीएफ में ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया 26 इंटू 7 182 और एचसीएफ 13। अब हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। हमारा जो दो नंबर है वो है 26 और 91। अब दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल कर देखते हैं 182 इंटू 13 अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, मतलब जो दो नंबर हमें दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट और एलसीएम
हमारे आए हैं उनके प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह हमारा ये वेरीफाई हो गया। थर्ड नंबर में भी वही करना है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, उन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो हम वो अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू वन नंबर इनटू अदर नंबर। अब हमारे पास एलसीएम नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, एलसीएम लिख देंगे। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 है, तो हम एचसीएफ की जगह 9 लिख देंगे। और दो नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं हमें, 306 एंड 657। तो हम दोनों नंबर्स को पुट कर देंगे। अब हमारा एलसीएम निकल जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसे सिंपलीफाई कर देंगे। अब हमें एलसीएम निकालना था, तो हमारा एलसीएम आ चुका है, ये हमारा आंसर हो गया। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था और दो नंबर्स भी हमें दिए हुए थे और हमें निकालना क्या था, हमें एलसीएम निकालना था। तो इस फॉर्मूले से हमने एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम कितना आया, 22,338। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, चेक वेदर 6 to the power n can be end with the digit 0 for any natural number and इसमें हमें चेक करना है कि ये 6 to the power n जो हमें दिया गया है वो अगर उसको हम सॉल्व करें तो क्या उसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट डिजिट में 0 होगा या नहीं। यहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो किसी भी नंबर को अगर हम मतलब किसी भी नंबर में 0 आने का चांस तभी होता है जब उस नंबर को हम फैक्टराइज करें और उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों शामिल हो। तो हम इसे फैक्टराइज करके देखते हैं। If a number ends with 0, its prime factors must be 2 and 5. तो कोई भी नंबर 0 से एंड तभी हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 शामिल हो। जैसे 10 ले लेते हैं, तो 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये 2 × 5 2 और 5 दोनों आए इसमें। और कौन कौन से नंबर 0 से एंड होते हैं, जैसे 20 ले लें तो 2 × 10 2 × 5
अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी 2 और 5 दोनों शामिल है। 30 का कर ले तो अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि 2 और 5 इसमें भी है। तो कोई भी नंबर 0 से तभी एंड हो सकता है जब उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों शामिल हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है और यहाँ पे n पावर है, तो n पावर में हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। तो 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2 और 3 ही आ रहे हैं, इसमें 5 तो आ नहीं रहे, इसलिए ये नंबर 6 टू द पावर n जो है वो 0 से कभी भी एंड नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लिख देंगे नो 6 टू द पावर n can't be end with the digit 0. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। यहाँ पे दिया गया है कि ये जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं वो कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। लेकिन हमें ये बताना है कि आखिर ये दोनों जो नंबर्स दिए गए हैं वो कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट नंबर होने, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है तो इन्हें वो सारी कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो इसे हम पहले n1 नाम दे देते हैं। n1 इज इक्वल टू 7 into 11 into 13 plus 13। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस की वजह से ये दोनों अलग अलग टर्म में डिवाइड हो चुके हैं। तो अब हम थोड़ा गौर करें तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे भी 13 दिया है और यहाँ पे भी 13 दिया है, तो हम 13 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लिया हमने, अब हो गया 7 into 11 into, क्योंकि ये 13 हमने कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और फिर ये भी 13 कॉमन नहीं आ चुका है तो यहाँ पे हो गया प्लस 1। अब 13 into 77 प्लस 1। अब जब हमने 13 को कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया 7 into 11 into 1 plus 1। अब 7 into 11 into 1 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 77 आ गया और प्लस 1। अब 13 into 77 plus 1 78। अब हम इस 78 को फैक्टराइज करेंगे क्योंकि 78 तो अभी एक कंपोजिट नंबर है तो इसलिए हम इसे फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 13 into 2 into 2 into 13 into 1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। अब जो बातें हमने पहले फंडामेंटल थ्योरम में जानी थी वो क्या थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर एज अ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 13 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक कंपोजिट नंबर है।
7th क्वेश्चन को देखते हैं। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो बोल रहा है कि एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. अब बोल रहे हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ है इस पे चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि रवि कितने मिनट लेते हैं? रवि लेते हैं 12 मिनट। मतलब इस सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को 12 मिनट्स ही लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब हम मान लेते हैं कि सोनिया और रवि जो है वो सेम पॉइंट से अपना चक्कर लगाना शुरू करते हैं और एक ही समय में दोनों शुरू होते हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet again at the starting point? तो कितने मिनट्स बाद रवि और सोनिया जो है वो वापस आकर इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं जबकि रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, तो अब हमें पता करना है कि कितने देर बाद दोनों आपस में यहाँ पे इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे मिनट्स का 18 और 12। तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो होगा 36 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 मिनट्स बाद सोनिया और रवि जो है वो जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे जिस पॉइंट पे उन्होंने शुरू किया था 36 मिनट्स बाद वो फिर से उस पॉइंट पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होगा, सोनिया ने क्योंकि 18 मिनट एक राउंड पूरे करने में लिए थे तो इसलिए जब 36 मिनट्स होगा तो सोनिया का दूसरा राउंड कंप्लीट होगा और रवि ने 12 मिनट्स लिए थे तो इसलिए जब 36 मिनट्स होगा तो रवि का 3 राउंड पूरा हो चुका होगा। तो सोनिया और रवि 36 मिनट्स बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे और सोनिया का 2 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा और रवि का 3 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा। अब ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। अब जो बच्चे क्वेश्चन है वो आप सर पर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। हम मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आज आप लोगों को रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मतलब हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं और उस अजम्पशन को हम लोग रॉन्ग साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गलत एज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। अब √5 रेशनल होगा तो ये p/q के फॉर्म में होगा। q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है और pq जो होगा वो को प्राइम होगा। अब √5 रेशनल है तो √5 p/q के फॉर्म में होगा। q जिसमें 0 के बराबर नहीं हो सकता और p और q होगा वो को प्राइम होगा, मतलब उसका HCF जो होगा वो 1 होगा। तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। तो √5 का स्क्वायर मतलब 5 इज इक्वल टू p²/q²।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5q² इज इक्वल टू p² होगा, तो 5q² इज इक्वल टू p²। तो 5q² इज इक्वल टू p², तो 5 जो है वो p² का एक फैक्टर हो गया, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर रहता है तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 जो है p² का फैक्टर है, तो 5 जो होगा वो p का भी फैक्टर होगा। तो अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p², therefore 5 is also a factor of p। अब जब 5 p का फैक्टर है तो हम p को इस तरह लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि 5 जो है वो p का फैक्टर है, तो यहाँ p इज इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं। अब इस p का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये p का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 5q² इज इक्वल टू p की जगह 5 का होल स्क्वायर, तो 5q² इज इक्वल टू 25m², 5 से 25 5 में कैंसिल होगा, तो 5m² इज इक्वल टू q²। और 5m² इज इक्वल टू q² है, तो 5 जो होगा वो q² का फैक्टर होगा, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ q²। हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पर जो 5 है q² का फैक्टर है, तो 5 जो होगा q का भी फैक्टर होगा, therefore 5 is a factor of q also। अब हम लोग एक चीज देख सकते हैं, 5 is a factor of p and 5 is a factor of q। तो ये जो है 5 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे थे जो p और q है वो को प्राइम है, मतलब उसका HCF जो होगा वो 1 होगा, लेकिन 5 इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये जो हम लोग अज्यूम किए थे वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 5 तो इस दोनों का कॉमन फैक्टर है, तब इसका HCF भी 5 हो जाएगा। बोथ p and q have 5 as a common factor। Therefore root 5 is irrational। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हमको रूट 5 को रेशनल प्रूव करना होगा तो सबसे पहले हम लोग इसको रेशनल सपोज कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे रेशनल है, फिर इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के द्वारा इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। तो इसको भी हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं कि 2√5 रेशनल है। हम लोग ये जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है इरेशनल होता है। तो यहाँ पर 3 जो है रेशनल है और ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हम √2√5 को इरेशनल प्रूव कर देते हैं। तो फिर 3 + 2√5 भी रेशनल हो जाए, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। तो लेट अस अज्यूम दैट 2√5 इज रेशनल। क्योंकि 2√5 रेशनल है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। q 0 के इक्वल नहीं हो सकता और p और q जो होगा वो को प्राइम होगा, मतलब उसका HCF 1 होगा।
तो that is 2 root 5 is equal to p by q, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime. अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। On squaring both sides we get मतलब 2 root 5 का स्क्वायर is equal to p स्क्वायर by q स्क्वायर। तो 2 root 5 का स्क्वायर 20 हो जाएगा और p स्क्वायर by q स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है, तो जो 20 होगा वो p स्क्वायर का फैक्टर होगा। Therefore 20 is a factor of p स्क्वायर। हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पर जो 20 है वो p स्क्वायर का फैक्टर है, तो 20 जो होगा p का भी फैक्टर होगा। Therefore 20 is a factor of p also। अब जब 20 p का फैक्टर है तो हम लोग p को 20m लिख सकते हैं, जहाँ m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग p is equal to 20m in equation first। अब हम लोग p is equal to 20m को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 20q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह 20m का होल स्क्वायर। तो 20q स्क्वायर इज इक्वल टू 400m स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल और 42 से 20 लगकर कैंसिल हो जाएगा। तो 20m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर हो जाएगा। अब 20m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर है, तो 20 जो होगा q स्क्वायर का फैक्टर होगा। 20 is a factor of चूंकि 20 q स्क्वायर फैक्टर है तो 20 q का फैक्टर होगा। therefore 20 is a factor of q as q also। अब हम लोग देख सकते हैं जो 20 है, 20 is a factor of p and 20 is a factor of q। तो 20 p और q दोनों का फैक्टर है, तो इससे ये गलत साबित हो जाता है कि p और q को प्राइम है, क्योंकि अगर 20 दोनों का कॉमन फैक्टर होगा तो उसका एलसीएम 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बोला हुआ है कि p एंड q आर को प्राइम, मतलब p और q का एलसीएम 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो एज्यूम किया वो गलत साबित हो गया। तो बोथ p एंड q हैव 20 एज अ कॉमन फैक्टर। But अब हम लोग देख चुके हैं कि जो p और q का है वो 20 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन ऊपर लिखा होता कि p और q को प्राइम है, तो इसीलिए ये हमारा गलत साबित हो गया जो हम लोग अज्यूम किया था। इसीलिए 2√5 इरेशनल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना था 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देयरफॉर 3 + 2√5 इज आल्सो एन इरेशनल। तो इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की ओर बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग को ये पता करना है कि कोई
ये फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कि कोई फ्रैक्शन अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ प्लेस के बाद आके खत्म हो जाएगा, वैसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग करते हैं। जैसे कि 2.25 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि 25 लास्ट में खत्म हो गया। अब जैसे 2.2552 2552225 ये इसी तरह बढ़ते जाएगा, तो ये किसी पॉइंट के बाद अगर खत्म नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग नॉट टॉलरेटिंग कहेंगे। तो इस एक्सरसाइज से हम लोग को ये पता करना है कि किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है, पहला क्वेश्चन है 13y 3125 has a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं 3125 इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं 625 तो हम लोग देख सकते हैं कि 3125 को फैक्टराइज करने पे 5 टू द पावर 5 आता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 13y 5 टू द पावर 5। तो अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 2n into 5m के फॉर्म में रहा तो फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किए तो 5 टू द पावर 5 आया। तो यहाँ पर 5m के फॉर्म में है और यहाँ पर 2 0 है। तो ये जो है इसका डिनोमिनेटर 2n into 5m के फॉर्म में है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर उसमें इंक्लूड रहा तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हमको इसको डेसिमल एक्सपेंशन में बताना होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको नीचे का डिनोमिनेटर का जो पावर होगा उसको सेम करना होगा। तो हम लोग इसको पावर सेम करने के लिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 into 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस नंबर पे, क्योंकि 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ यही जो कि पहले था। तो इसको हम लोग ये 13 into 32 हो जाएगा और नीचे 2 into 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो 13 into 32 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 39 6 11 4 406 आया। 406 by 10 टू द पावर 5। तो क्योंकि 10 टू द पावर 5 है, इसका पावर 5 है, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो यहाँ से 5 स्ट्रेट मतलब 5 नंबर के बाद होगा। तो 0 0 4 1 6 1 0 1 2 3 4 5 मतलब 5 डिजिट के पहले। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लोगों को पता करना है कि 17 by 18 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 17 by 18 सबसे पहले हम लोग 8 को फैक्टराइज करते हैं। तो 8 को फैक्टराइज करने में 2 into 2 into 2 आएगा, मतलब 2 to the power 3। तो इसको हम लोग 17 by 2 to the power 3 लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो सिर्फ इसमें 2 इंक्लूड है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है।
तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर इसमें 3 रहता, 4 रहता, 4 तो नहीं, 3 रहता, 5 रहता, 7 रहता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रहता। अगर हम लोगों को ये इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम लोग सबसे पहले 5⁻³ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना ही। तो हम लोग 17 × 1/5 इज इक्वल टू 10⁻³ लिख सकते हैं। वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125/10⁻³ आएगा। तो हम लोग इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका जो होगा 2.125 आएगा। हम लोग तीसरे क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अब जैसे एक हम लोग को ये पता करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो सबसे पहले लोग 50 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 50 इज इक्वल टू 2 × 5 × 5। ये भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फॉर्म में, मतलब 2m × 5m के फॉर्म में है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा। और इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन का निकाले हैं। हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6/15 है, जिस भी फ्रैक्शन में कैंसिल होगा उसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में ही इसको मतलब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर है वो 3 से कैंसिल हो रहा है, तो उसको 2/5 लिख सकते हैं। 3 से कैंसिल होगा तो 2 और 3 से कैंसिल होगा तो 5। इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 5 है, मतलब इसमें ना तो 3 आया ना तो 7 आया और कोई नंबर नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग ही रहेगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29/343। तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, तो 343 इज इक्वल टू 7 × 7 × 7, मतलब 7⁻³ तो 29/7⁻³। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n × 5m के फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा। और किसी भी हम लोग फ्रैक्शन को पहले उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।